A very warm welcome to all the students. Eklavya Education Point is back with another video containing the description of the chapter Matter in Our Surroundings of class 9th CBSE based science. Students, before moving on to today's video, if you are new here, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified every time we post a new video. Also, follow us on Facebook, Instagram and Twitter to get real-time updates about our upcoming projects. Students, आपके इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स आते हैं जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट और टॉपिक 5 इवेपोरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास सबसे पहले है टॉपिक 4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। स्टूडेंट्स, अगेन ये भी एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमारे पास 2 सब टॉपिक्स हैं। इनमें से पहला सब टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मैटर के ऊपर क्या डिफरेंस यानी कि क्या चेंजेस आते हैं अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। क्या स्टेट चेंज हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में या फिर नहीं होगी। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि मैटर की स्टेट के अंदर किस तरह का चेंज आएगा जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे। क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्या लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, क्या गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो मूव करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहां पर सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ है On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with more speed. जिसका मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी पर्टिकुलर मैटर के पीस का टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं, उसके काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जाती है। काइनेटिक एनर्जी ये टर्म है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल मूव करेगा जब उसके अंदर टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब जैसे जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा स्पीड के साथ में, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा? The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their position and start moving freely. इसका मतलब है कि जैसे जैसे पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, उनके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, सारे के सारे पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देंगे, ओपन स्पेस में मूव करना शुरू कर देंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर बहुत बेसिक डिफरेंस ये होता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच का गैप जो होता है वो चेंज होता जाता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम गैप होता है, लिक्विड्स में उनसे ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। जिसका मतलब कि ये है कि जैसे जैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और उनकी वाइब्रेशन से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे सॉलिड मेल्ट करना शुरू होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास लिखा हुआ है इन द सेम वे व्हेन टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज द लिक्विड कन्वर्ट्स टू द गैसियस स्टेट, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता है, लिक्विड जो है वो आपका गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इन स्टेट्स के बाद में हमारे पास में कुछ की टर्म्स हैं इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको देखनी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जब सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड टर्म हमारे पास में है बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस,
जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड टर्म है हमारे पास में फ्यूजन। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। यानी कि जब एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में जो है वो है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या है उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते हुए आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि जब आपने आइस के पीस को, या फिर हम लोग कह सकते हैं वाटर का एग्जांपल लेते हैं, आपने वाटर को बॉईल करना शुरू करा तो आप लोग एक चीज़ में देखेंगे कि जैसे जैसे वाटर बॉईल हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। वो टेम्परेचर आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर आके उसका टेम्परेचर रुक जाता है और उसके बाद में उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपका लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो तब तक कन्वर्ट होता रहता है जब तक कि सारा का सारा वाटर खत्म ना हो जाए। अब इस कन्वर्जन के दौरान सारे के सारे वाटर का टेम्परेचर सेम रहता है। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना तब शुरू होता है जब वो वापस से पूरी तरह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक गैस का यानी कि वाटर वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज पॉसिबल है, वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसका टेम्परेचर जाना पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वाटर को हम लोग कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं और उसके बाद में भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो सारी हीट जहाँ आ रही है। यहीं पर पॉइंट आता है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट की डेफिनेशन में आपके पास में लिखा हुआ है द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जब टेम्परेचर चेंज किए बिना हम लोग एक हीट का इस्तेमाल करते हैं सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट आपके पास दो तरह की होती हैं। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, particularly 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। यानी कि एनर्जी का अमाउंट जो हमें चाहिए होता है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद में आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। जैसे आपके पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी आपको 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करना होता है गैस में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बॉइलिंग पॉइंट से आगे। अब इसके बाद में हम लोग मूव करेंगे अपने दूसरे टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पे। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करते हैं। इस डायग्राम को देखते रहिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। On increasing the pressure of gases, the distance between the particles of gases decreases and forces of attraction between them increases। अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर के तरीके से देखेंगे। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे इस डायग्राम के अंदर कि पहले वाले वास के अंदर वहाँ पर एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है और आप लोग गैस को देख सकते हैं। पिस्टन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए किया जाता है किसी सिलेंडर के अंदर। अब ये गैस जो है उसको हम लोगों ने एक सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक रेड कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं गैस के। फर्स्ट इमेज के अंदर इन पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये अभी गैसियस स्टेट के अंदर है। दूसरे केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने पिस्टन को थोड़ा नीचे कर दिया है, उसको प्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हुआ है सिलेंडर के अंदर। उस प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इस गैप के डिक्रीज होने की वजह से आपकी गैस अब कन्वर्ट हो गई है लिक्विड के अंदर। और थर्ड इमेज, जो फाइनल इमेज है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब
पिस्टन को जब बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया गया है तो पार्टिकल्स के बीच का गैप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो बिल्कुल साथ आके चिपक गए हैं और अब वो एक सॉलिड की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। यही चीज़ आपकी पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करने पर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इंक्रीजेस, यानी कि उनके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है दिस इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन गैप्स ब्रिंग्स द पार्टिकल क्लोजर एंड क्लोजर। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हमारे पास लिखा है अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द गैप बिकम्स सो लेस दैट द गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि एक स्टेज आती है जब उनके बीच का गैप इतना कम होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फाइनली in the same way when pressure is further increased the liquid gets converted into a solid state, यानी कि जब प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है तो लिक्विड आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर आपके पास में एक फन फैक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं पहले। Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atm. atm means atmosphere, without coming into liquid state. This is the reason that solid CO2 is also known as dry ice. अब ड्राई आइस आपने अपने टेलीविज़न में और मोबाइल फ़ोन्स में देखा होगा कि एक आइस की टाइप होती है जिसको कंटेनर से जब बाहर निकाला जाता है तो वो पूरे के पूरे रूम के अंदर फॉग की तरह स्प्रेड हो जाता है, यानी कि वो गिर रहा होता है। उस चीज़ को हम ड्राई आइस कहते हैं। वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो एक CO2 होता है, सॉलिड CO2 होता है जिसको कंटेनर में रखा जाता है अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो जब सॉलिड CO2 को आप हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं और उसको एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर लाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की जगह डायरेक्ट आपके सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। अब हमारे पास में हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है जिसका नाम है इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के अंदर आपके दो सब टॉपिक्स आते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन होता क्या है एग्जैक्टली, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस और वेपर। Water boils at 212 degree Fahrenheit, 100 degrees Celsius, but it actually begins to evaporate at 32 degree Fahrenheit, 0 degree Celsius. It just occurs extremely slowly. As the temperature increases, the rate of evaporation also increases. The amount of evaporation depends on the temperature and it also depends on the amount of water there is to evaporate. यहाँ पर लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन एक आपका प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर, पर्टिकुलरली वाटर, चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू अ गैसियस और वाटर वेपर की स्टेट के अंदर। अब वाटर जो होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट इट एक्चुअली बिगिंस टू इवेपोरेट एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. It just occurs extremely slowly. Okay? As the temperature increases, the rate of evaporation also increases. यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। इस चीज़ को हम बहुत नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का टेम्परेचर लेटेंट हीट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और उस लेटेंट हीट की वजह से आपका वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेशन कितनी ज़्यादा होगी ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने पहली लाइन के अंदर समझ लिया। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर देयर इज टू इवेपोरेट। ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि आपका इवेपोरेशन का अमाउंट इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप वाटर का अमाउंट भी इंक्रीज करते जाओगे। इसका मेजर रीज़न ये है कि बॉइलिंग का जो ये प्रोसेस होता है ये एक बल्क प्रोसेस होता है, यानी कि आपका
वाटर बल्क अमाउंट के अंदर गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे आप वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, बल्क का अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपका वाटर ज़्यादा कन्वर्ट होगा गैस के अंदर, इवेपोरेशन आपकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ नॉट मच इवेपोरेशन अकरिंग इन द सहारा डेजर्ट, बट वाई? यानी कि सहारा डेजर्ट के अंदर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर वाटर का अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है जिसको इवेपोरेट हो सके, तो हीट का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता। ऑल्दो सहारा डेजर्ट के पास में हीट काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो इट कैन गेट एक्सट्रीमली हॉट इन सहारा डेजर्ट, इज जस्ट सैंड, देयर इज नॉट मच वाटर टू बी इवेपोरेटेड, जो हमने अभी बात करी। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे दो सब टॉपिक्स जो हमें इसमें दे रखे हैं। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं और उनसे किस तरह का इफेक्ट होता है इवेपोरेशन के ऊपर। दूसरा सब टॉपिक हमारे पास में है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। यह एक नया पॉइंट है जिसके थ्रू आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या इवेपोरेशन का किसी तरह का इस्तेमाल भी होता है। तो उसका इस्तेमाल यही होता है कि वाटर इवेपोरेट होकर अपनी जगह को ठंडा कर जाता है। वाटर इवेपोरेशन से कूलिंग का इफेक्ट क्रिएट होता है। So now students, let us first move on to our first subtopic, that is factors affecting evaporation. तो यहाँ पर हमारे पास में जो फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके अंदर सबसे पहले आता है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दूसरा है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, थर्ड है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी और फोर्थ है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब सरफेस एरिया से वाटर इवेपोरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि इवेपोरेशन आपका एक सरफेस एरिया फिनोमिनन है। यानी कि आप जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करते चले जाएंगे आपका वाटर उतना ही ज़्यादा इवेपोरेट होता चला जाएगा। इस चीज़ को हम बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में एक कप है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा हॉट टी को भर देते हैं, ओके, तो अगर आप उस टी को उस कप के अंदर ही रख के ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगेन आपके पास में सरफेस एरिया कम है। लेकिन अगर आप उसी टी को किसी प्लेट के अंदर स्प्रेड कर देंगे, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, तो वो टी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसका रीज़न यही है कि इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया आपके पास बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा टी के पार्टिकल्स को एनर्जी मिली और वो इवेपोरेट करके एयर में मूव कर गए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, तो आपकी चाय ठंडी हो गई। यहीं पर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप गर्मियों के अंदर देखते हैं कि कभी ज़मीन पर पानी गिर जाता है, तो अगर आप उस पानी को स्प्रेड कर दें पूरी ज़मीन के ऊपर तो वो ज़्यादा जल्दी वहाँ से सूख जाएगा और ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर हमारे पास में ये है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड हमारे पास है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है जिसको आपको एक बहुत मेजर एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एक रेनी डे का। आप देख सकते हैं कि रेनी डे के अंदर, रेनी सीजन्स के अंदर बेसिकली आपके पूरे के पूरे एरिया के अंदर, पूरी लोकेलिटी के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी एक की टर्म है जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ किया होगा, काफ़ी ज़्यादा बार सुना होगा, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हम इसका नहीं जानते। तो ह्यूमिडिटी मैं आपको बता दूँ, ह्यूमिडिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स परसिस्टिंग इन एयर। यानी कि आपके एयर के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कितने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो एक लॉजिक ये है कि वाटर आपका इवेपोरेट होता है, तो यानी कि वाटर के जो वेपर्स हैं वो इवेपोरेट होकर एयर के अंदर अपनी जगह ले लेते हैं, क्योंकि वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक ह्यूमिड टेम्परेचर के अंदर, ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर, एयर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं। उस कंडीशन के अंदर इवेपोरेशन का होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को ही होल्ड कर सकता है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो आपके सरफेस पर से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं डिफ्यूज़ हो पाएंगे। ओके,
तो ये रीज़न होता है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसी रीज़न से गर्मियों के मौसम के अंदर कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं और रेनी सीजन के अंदर कपड़े काफ़ी मुश्किल से सूखते हैं। फोर्थ आपके पास में फैक्टर आता है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब विंड स्पीड का जो फैक्टर है उसको आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक क्लॉथ का पीस है, उसको आपने अपनी बालकनी के अंदर सुखा दिया। सुखाने के लिए आपने ऊपर के सारे फैक्टर्स को देख लिया कि आपके पास में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो आपने सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कपड़े के पीस को ज़्यादा स्प्रेड कर दिया। टेम्परेचर आपके सराउंडिंग का ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आपने एक फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक आपने समर के मंथ के अंदर कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, तो टेम्परेचर आपका ऑलरेडी ज़्यादा है। समर का मंथ है तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी। अब विंड स्पीड का यहाँ पर क्या आता है? विंड स्पीड का पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि जैसे जैसे आपके वाटर वेपर एयर के अंदर डिफ्यूज होना शुरू होते हैं तो वो एकदम से हायर एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं मूव कर जाते, वो उसी जगह पे, उसी लोकेशन में, पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ही परसिस्ट कर रहे होते हैं। तो एक विंड स्पीड उसके अंदर क्या हेल्प करेगी? अगर आपकी विंड की स्पीड ज़्यादा है तो वो वाटर के वेपर्स को क्लॉथ के एटमॉस्फेयर से दूर ले जाएगी, यानी कि आपके क्लॉथ के सराउंडिंग के अंदर ज़्यादा वाटर वेपर अवेलेबल नहीं होगा। इसकी वजह से जब वाटर वेपर अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और आपका वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। और यही 4 फैक्टर्स आपके होते हैं जो इवेपोरेशन को मेजरली इफेक्ट करते हैं। अब हम मूव करेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो यहां पर हमारे पास में कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं इस चीज से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन से कूलिंग एक्चुअली होती कैसे है? तो उसके लिए हमारे पास में आंसर लिखा हुआ है ड्यूरिंग इवेपोरेशन particles of the liquid gain energy from the surroundings to overcome the forces of attraction between them। ये evaporation की definition है। As a result, loss of heat energy occurs in the surrounding, that is why evaporation causes cooling। अब ये चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इवेपोरेशन होती है तो इवेपोरेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है हीट की। आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को हीट प्रोवाइड करी और उसकी वजह से वाटर जो है इवेपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और जाते जाते अपने साथ में वो हीट को भी ले गया जो आपने उसको प्रोवाइड करी थी टू कन्वर्ट इनटू वेपर। यहाँ पर लेटेंट हीट वाला टॉपिक आप लोग फिर से रेकर कीजिए कि लेटेंट हीट के अंदर टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ता तब तक जब तक कि सारा का सारा वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसका रीज़न यही है कि वाटर वेपर जो होता है वो अपने साथ में एनर्जी और हीट को लेता चला जाता है, इसीलिए आपके गैस का टेम्परेचर हमेशा आपके वाटर से ज़्यादा होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे गैस आपके हीट को लेके जा रही है तो वो जिस सरफेस को लीव कर रही है वो सरफेस आपका ठंडा होता जा रहा है, तो यानी कि इवेपोरेशन से आपका कूलिंग का इफेक्ट होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। तो इसका आंसर हमारे पास लिखा हुआ है वी स्वेट मोर इन समर सीजन। कॉटन इज अ स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब स्वेट एंड इंट्रोड्यूस टू द एनवायरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। Our body takes out heat as the sweat evaporates from our body। तो समर के मंथ्स के अंदर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहने। उसका मेजर रीज़न यही होता है कि कॉटन जो होता है बहुत अच्छा वाटर का एब्जॉर्बर होता है। पहला रीज़न यही है कि तो आपने क्या किया, कॉटन के क्लोथ पहने, आपकी बॉडी स्वेट कर रही है जिसकी वजह से सारे के सारा जो स्वेट है वो आपका कॉटन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम के अंदर आपके आर्मपिट्स के अंदर पैचेस बन जाते हैं आपके स्वेट के। उसका रीज़न यही है कि आपकी आर्मपिट ज़्यादा स्वेट कर रही होती हैं और जैसे जैसे आप स्वेट करते हैं और उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो यानी कि आपकी बॉडी कूल हो रही है। आपकी बॉडी ने जो हीट जनरेट करी उससे स्वेटिंग हुई, उस स्वेट को इवेपोरेशन ने और एब्जॉर्प्शन ने ख़त्म कर दिया और आपकी बॉडी कूल होती चली गई, ठंडी होती चली गई। अब जो थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे पास में आता है वो ये है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। इसके दो मेजर रीजंस हैं। एक रीज़न तो हम कंडेंसेशन के थ्रू समझते हैं और एक रीज़न वो है जिसको हमें अभी समझना ज़रूरी है।
तो इसका जो रीज़न जो हम समझ रहे हैं इवेपोरेशन के थ्रू वो ये है, we will see water droplets on the outer surface of the glass. The water vapor present in air on coming in contact with a cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. तो इसका मतलब ये है कि हमारे वाटर के आइस कोल्ड वाटर जो होता है उसके ग्लास के अराउंड हॉट एयर प्रेजेंट होती है। तो ये हॉट एयर जब उस सरफेस के कांटेक्ट में आती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा सरफेस है उसके कांटेक्ट में आती है, तो सडनली इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। वाटर वेपर का जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज़ होगा, हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है। इसी तरह जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वो गैस टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। तो सडनली जैसे ही वाटर वेपर का टेम्परेचर एकदम से कम होता है, वो हमें वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म के अंदर ग्लास के सरफेस के ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमने एक इमेज भी ले रखी है जिसके थ्रू आप इवेपोरेशन को होता हुआ देख सकते हैं इन अ केटल। So now students, on this note I would like to conclude this video. If you like this video and my explanation, give it a thumbs up and share it with your friends. Also subscribe to our channel and press the bell icon for all latest updates. I will be back tomorrow with a new video. Till then, thank you.